रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम लोग समझते हैं होता है क्या। देखिए, जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिल करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण नए पदार्थ का जो गुण है पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हो सकता है क्या, या तो दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नया पदार्थ बना लिया, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। या एक ही किसी पदार्थ के बड़े अणु के टूटने से नए छोटे छोटे अणु वाले पदार्थ बना, जिसका जो गुण है पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में जो खास बात है कि जब नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया करके, तो उसका जो गुण है पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। डिफिनेशन इनका होता है कि जब कोई पदार्थ आपस में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिनका गुण जो है पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उन्हें आप नोट कर लें। अब इनकी जो भाग होती है रासायनिक अभिक्रिया में, दो भाग में बटा होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जब सब्जी का निर्माण करते हैं, हम लोग सब्जी बनाते हैं घर में खाने के लिए, तो उसमें बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाला जाता है, जैसे आलू, हरा सब्जी, उसके साथ मसाला, नमक, तेल, पानी, हर चीज़ मिलाते हैं। लेकिन जब बन करके वो तैयार होता है तो उसका जो गुण है पहले से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसको भी हम लोग एक प्रकार का कह सकते हैं कि परिवर्तन हो गया गुण में, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो। तो वैसे जो पदार्थ को डाला हुआ पदार्थ अभिकारक कहलाएगा, बन के जो पदार्थ प्राप्त हुआ उसको प्रतिफल कहेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे प्रतिफल कहेंगे। उसके बाद का अगला एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के अणु को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो टूट करके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इधर वाला तीर के इस बार अभिकारक कहलाएगा और तीर का राइट साइड जो है दायां भाग प्रतिफल कहलाएगा। अब या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भाग लेने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आप देख लीजिए, इनकी जो विशेषता की बात करें तो विशेषता इसमें जब अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें गैस का भी निर्माण हो सकता है। मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अभिक्रिया में गैस का निर्माण हो सकता है। जैसे कोई धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराया जाता है, जब किसी धातु का अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण और साथ ही साथ गैस का निर्माण होगा। जैसे आपके सामने दिया हुआ, यहाँ देख लीजिए, जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है, जो कि एक लवण का रूप है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वहीं देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, तो ये सोडियम क्लोराइड साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद ये तो गैस था, अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। दूसरा, अवक्षेप भी बन सकता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई अवक्षेप क्या होता है, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ प्राप्त करना होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा भी पदार्थ का निर्माण होता है जिसका जो गुण है या जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है, जो वेस्ट के रूप में चला जाता है, वही वेस्ट को ही क्या कहते हैं, अवक्षेप। जिनकी आवश्यकता न हो उसका भी निर्माण हो जाना, उसे ही अवक्षेप कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, जिसके अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में, लेकिन हमें प्राप्त करना था सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम नाइट्रेट तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ये नीचे की ओर तीर बताता है कि यह अवक्षेप पदार्थ है, ये वेस्ट के रूप में जा रहा है। दूसरा देख लीजिए, आप बेरियम क्लोराइड का जब अभिक्रिया कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो ये भी रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में बनता है, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शन का जितना भी फार्मूला वगैरह होता है आप उनको नोट करते चलिए, बाद में रिवीजन में आसान होगा। रंग में भी परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे देख लीजिए, लोहा को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो लोहा का रंग तो वैसे उजला होता है। लोहा का जो जंग लगा होता है, जंग वाला भाग का रंग भूरा या लाल होता है, लेकिन वास्तव में लोहा का रंग उजला होता है। तो लोहा को जब, यानी आयरन को
कॉपर सल्फेट के साथ फेरम को जब डाला जाता है तो ये धीरे धीरे पहले नीला होता है, फिर उसके बाद हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर ताप की बात करें तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ जाता है और कुछ में ताप घट जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ गया उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ताप घट जाता है उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप डेली लाइफ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, चूना को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो उस प्रकार का अभिक्रिया कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और वही चीनी को पानी में डाल के जब घोलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, तो इसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा को वो सोच लिया, इसलिए उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर दिए हुए हैं, पहले से नोट करवाए हुए हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब डाला जाता है पानी में, ये चूना का ही एक प्रकार है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब डाला जाता है पानी में तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी देता है। तो हीट भी दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। ऊष्मा जब दे रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता है। वहीं देख लीजिए, अगर दूसरा अमोनियम नाइट्रेट को जब जल में डाला जाता है तो अमोनिया और नाइट्रेट जो आप आपस में आयन के रूप में टूट करके NH4+ और NO3- बन जाता है, और साथ ही साथ उस पानी को बिल्कुल ठंडा कर देता है, जिस प्रकार अभी हम लोग चीनी के बारे में बताए थे। तो इसमें क्या हुआ, उस हीट जो है अंदर गया और पदार्थ जो है ठंडा हो गया, तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें पदार्थ ठंडा हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ का ताप बढ़ जाए उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुछ पदार्थ की अवस्था में जैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप पानी में नमक को घोलते हैं, तो पानी नमक आपस में अभिक्रिया करके एक सॉल्यूशन बनाता है, विलयन बनाता है। तो पानी नमक तो वहाँ ठोस था, लेकिन पानी द्रव है और नमक भी घुल करके पानी में द्रव बन रहा है, तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ये जो एक छोटा सा पॉइंट था रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में देखे हैं। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की जो है आवश्यकता किस जगह पड़ती है, मतलब ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इनकी क्या फ़ायदा होती है पूरा दुनिया भर में यूज करने से, और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अगला लेक्चर आपको अगले दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले आप कहाँ से केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हो। ठीक है, आशा करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।